हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट के दो वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो जो आज का वीडियो है ना, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम डी ब्रोगली पे डिस्कस करने वाले हैं। और डी ब्रोगली हमारे 11th में, 12th में, बीएससी में और साथ ही ये एमएससी में भी देखने को मिलता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी ब्रोगली वाला। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बुक है, ये है, आज का वीडियो स्पेशली है बीएससी फर्स्ट टाइम वालों के लिए। बीएससी फर्स्ट टाइम का जो फर्स्ट पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। और ये वीडियो अगर आप 11th 12th या किसी भी क्लास में और केमिस्ट्री पढ़ते तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो आपकी हर क्लास में काम आएगा। ये वीडियो एमएससी में भी मेरे को डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट एमएससी में भी देखने को मिला था, बीएससी में भी था, एंड साथ ही 11th 12th में भी ये डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो आज वीडियो हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और डी ब्रोगली इक्वेशन। तो डी ब्रोगली जो है, डी ब्रोगली हैड अराइव्ड एट हिज हाइपोथेसिस विद द हेल्प ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी विद प्लांक्स कन्वर्जन ऑफ लाइट हैविंग वेव एंड पार्टिकल नेचर। तो डी ब्रोगली ने जो अपनी हाइपोथेसिस दी, उसने प्लांक्स की थ्योरी पे प्लांक की थ्योरी के वेव एंड पार्टिकल नेचर के हिसाब से अपनी एक थ्योरी दी, अपनी एक हाइपोथेसिस दी, अपनी एक इक्वेशन दी। द डिस्टिंक्शन विद बिटवीन पार्टिकल एंड वेव्स बिकेम very hazy. According to de Broglie hypothesis, the material particle have dual nature, the wave and particle. तो डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस के अनुसार जो मटेरियल पार्टिकल है वो ड्यूअल नेचर का होता है, वेव और पार्टिकल नेचर का। वेव नेचर का भी होता है और पार्टिकल नेचर का भी होता है। अगर हमसे अदर वर्ड्स में कहा जाए तो मटेरियल ऑल्सो पोजेसेस पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मटेरियल साथ ही साथ पार्टिकल और एज वेल एज वेव कैरेक्टर की तरह भी शो होता है। दिस थ्योरी पोस्टुलेट दैट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इवन एटम्स when in motion possessed wave properties and could also have other wave characteristics as wavelength, wave amplitude and frequency। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं कह रहा है कि डी ब्रोगली जो है प्लांक के जो थ्योरी थी उससे हेल्प ली, उसके जो वेव एंड पार्टिकल नेचर है उससे अपनी हाइपोथेसिस में हेल्प ली। और उसने बताया कि जो पार्टिकल है वो ड्यूअल नेचर का होता है, जो मटेरियल है वो ड्यूअल नेचर का होता है, पार्टिकल नेचर का और वेव कैरेक्टर का। तो इस तरीके से उसने एक हाइपोथेसिस दी थी जो हम नीचे डिस्कस कर लेंगे। ही डिराइव्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन, उसने एक रिलेशनशिप बताई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मास एंड मूविंग बॉडी एट द वेलोसिटी। उसने एक रिलेशनशिप बताई मास और वेलोसिटी के बीच में अकॉर्डिंग टू प्लांक्स थ्योरी। अब उसने उसके लिए किसकी हेल्प ली, अपनी एक जो इक्वेशन है उसने अपनी इक्वेशन में प्लांक्स थ्योरी की हेल्प ली। तो प्लांक्स थ्योरी क्या है हमारी, E इज इक्वल टू एच म्यू। और साथ ही अपने ली हमारी आइंस्टीन, जो हमारे साइंटिस्ट है आइंस्टीन, उनकी थ्योरी की भी हेल्प ली, तो जो थी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन उसने ली अपनी, उन्होंने ली अपनी एक अलग से थ्योरी, अपनी एक इक्वेशन बनाने के लिए। तो हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बुक से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया कि हमारी जो पहली इक्वेशन हो गई प्लांक्स की हो गई, दूसरी हो गई आइंस्टीन की हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इधर दोनों जगह E कॉमन है, तो हम E को कर लेते हैं साइड। तो हमारा बच गया यहाँ पे एच म्यू इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक। MC स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू। हम म्यू को लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ क्या हो गया हमारा, MC स्क्वायर इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। C से C कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया MC इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा। क्लियर। अब M और C, M क्या है हमारा मास और C क्या है हमारी वेलोसिटी। अब जब मास और वेलोसिटी दोनों साथ में हो तो मिलके क्या बनाएंगे, मोमेंटम। क्या बना लेंगे, मोमेंटम। अब यहाँ पे हमारा M और C दोनों साथ में, M मास हो गया, C वेलोसिटी हो गया, दोनों मिलके क्या बना लिया हमने, मोमेंटम। मोमेंटम किससे शो करते हैं, इससे। तो इक्वल टू H अपॉन लैम्डा, ठीक हो गया। अब हम ये H का था हमारा कांस्टेंट था, तो हम ये कर देंगे रो स्क्वायर टू 1 अपॉन लैम्डा। तो H हमारा कांस्टेंट गया, यहाँ पे हमारा गया प्रोपोर्शनली कांस्टेंट की जगह। तो ये हो गई डी ब्रोगली की इक्वेशन। इतना सबकी समझ में आ चुका होगा। मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। और अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमारी जगह H अपॉन लैम्डा। अब हम इसको बुक में देखते हैं। अब तो हमारे क्या था, प्लांक की थ्योरी का थी E इज इक्वल टू एच म्यू। E हमारा फोटोन एनर्जी, H हो गया हमारा प्लांक सोर्स एंड V हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फिर आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशनशिप, पहले क्या किया था, प्लांक की थ्योरी ली थी, उसके बाद ली आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशनशिप, जो कि थी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। हमने यहाँ देखा, ये देखा होगा
ये था हमारा प्लांक का और ये हमारा हो गया आइंस्टीन का। ठीक हो गया, दोनों इक्वेशन बन गई हमारी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फिर यहाँ पे लिखा है ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया। ठीक है, एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सेम यहाँ पे देखने को मिला एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। फिर एम सी स्क्वायर हम इस साइड ले आए, हमने कर दिया एम सी स्क्वायर इक्वल एच म्यू, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू। यहाँ पे अब हमारा हो गया एच सी अपॉन लेमडा। कैसे हुआ, म्यू, म्यू को क्या बोलते हैं सी अपॉन लेमडा, म्यू की वैल्यू सी अपॉन लेमडा भी कह सकते हैं। तो हमने सी अपॉन लेमडा रख दी, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, हमारा बच गया एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। अब मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम पी, मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम पी। मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम पी, यहाँ पे देख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम पी, तो पी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, तो पी इज इक्वल टू एच अपॉन वेवलेंथ। लेमडा क्या है हमारी वेवलेंथ है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन वेवलेंथ। मोमेंटम इज डायरेक्ट, मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, 1 अपॉन लेमडा 1 अपॉन वेवलेंथ बोल सकते हैं। पी इज इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ पे किया पी प्रोपोर्शनली 1 अपॉन लेमडा, तो वैसे यहाँ पे पी मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, हमारी क्या आ गई इक्वेशन 3 आ गई है, ये क्या है हमारी इक्वेशन 3। ये हमारी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड नाउ वी गेट इक्वेशन 3। आगे चलते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन 3 है उसको हमने बोल दिया डी ब्रोगली इक्वेशन, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पी प्रोपोर्शनली 1 अपॉन लेमडा या पी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। अब क्या बोल रहे हैं कि जो लेमडा है, ठीक है, जो यहाँ पे हमारा लेमडा है, अगर लेमडा इस साइड आ जाए और पी जो है वो लेमडा की प्लेस पे चल जाए, यानी कि लेमडा और पी अपने जो प्लेस है चेंज कर लें, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब पी हमारा कैसे आया था, मास और वेलोसिटी के मिक्स से आया था, तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, हमें मिल गया इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, सबके समझ में आ गया था ना, सिंपल था। The momentum of a particle in motion is inversely proportional to wavelength। तो momentum of a particle in motion is inversely, यानी कि जो momentum है पार्टिकल का वो inversely proportional होता है वेवलेंथ के। प्लांक कांस्टेंट h being the constant of proportionality। अब जो प्लांक कांस्टेंट h है वो यहाँ पे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट बन जाता है, यानी कि अगर हमें प्रोपोर्शनल हटाना है तो हमें प्लांक्स कांस्टेंट h का यूज करना पड़ेगा। द डी ब्रोगलीस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल पार्टिकल्स बट इट इज ओनली विथ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन दैट द वेव लाइक एस्पेक्ट इज ऑफ एनी सिग्निफिकेंस। डी ब्रोगली इक्वेशन वैसे तो सभी पार्टिकल्स के लिए, बट ये बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए ज़्यादा सही है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स दैट वेव लाइक एस्पेक्ट ऑफ एनी सिग्निफिकेंस, जिनका इलेक्ट्रॉन का जो एक्सपेक्शन है वो सिग्निफिकेंस हो, उनके लिए ये जो इक्वेशन है ज़्यादा काम आती है। तो अभी हम आगे चलते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं हम अब डी ब्रोगली इक्वेशन की। डी ब्रोगली इक्वेशन इज वेल अप्लाइड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। डी ब्रोगली इक्वेशन जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन के लिए अप्लाई की जाती है। Bohr's postulate in this atomic model was presented as angular momentum of an electron is whole integral multiple of h upon 2 pi. This postulates of Bohr's theory can be explained using de Broglie equation. बोर्स की थ्योरी को एक्सप्लेन किया जा सकता है डी ब्रोगली इक्वेशन के द्वारा। ठीक है, सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। मान लो कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। इट्स वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये अपने सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, और जो ये यहाँ पे हमें शो हो रहा है ये उसकी वेव की क्या है, मोशन है। पर इसमें जो वेव है वो फेज में नहीं है, और यहाँ पे हमारा जो वेव है ना कट हो रही है, तो हमारा जो वेव है वो मोशन में नहीं है। लेकिन जो इस साइड है हमारा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, जो हमारी वेव है वो कंटिन्यूसली मोशन में है। देख सकते हैं पूरी कहीं से भी वो नहीं है, ब्रेक्ड नहीं है, तो पूरी एक मोशन में है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज क्लियर दैट वेव में रिमेन कंटिन्यूस इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल हैज द वैल्यू इज इक्वल टू द होल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। इट मीन्स दैट 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये हमने ले लिया अब इक्वेशन 1 फिर से। पुटिंग द वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू एच म्यू इन इक्वेशन 1। तो हमने क्या लिया, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी। ठीक है,
अब हम इस mv को इधर ले आते हैं और ये 2 पाई इसके प्लेस पर आ जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। सिंपल, इतना सबके समझ में आ गया ना। यहाँ पे देख लो एक बार। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जो हमारी ऊपर आई थी डी ब्रोगली इक्वेशन, उसको हमने रख दिया यहाँ पे इस वाले लैम्डा के साथ, इसके स्थान पे, इसके प्लेस पे रख दिया हमने। जो हमारी डी ब्रोगली की इक्वेशन आई थी उसको हमने इसके प्लेस पे रख दिया। अब 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी। अभी जो एम वी है, इस एम वी को हमने इधर 2 पाई के प्लेस पे लगा, 2 पाई को एम वी के प्लेस पे ले गए, तो हमारे जो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इट इज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रोगलीज इक्वेशन इन बोर्स मॉडल। ये डी ब्रोगली की इक्वेशन बोर्स मॉडल के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है। ठीक हो गया। इन डिटरमाइनिंग द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, डी ब्रोगली इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे इसने क्या किया, इनकी वैल्यू रख दी है। लैम्डा एच की वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻⁻27, एम की वैल्यू 9.109 इंटू 10⁻⁻28 और वी की वैल्यू 2.188 इंटू 10⁻8। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जाएगा 3.324 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और इसको हमने यहाँ पे चेंज करके लिख दिया लैम्डा इज इक्वल टू 3.324 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 3.224 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये रही बात डी ब्रोगली वाले की। अब हम चलते हैं हाइजेनबर्ग की तरफ। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी 12th में देखने को मिल जाएगा और ये बीएससी में। ये हाइजेनबर्ग वाला एमएससी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट ये बीएससी और 12th में है। और साथ ही साथ जो लोग 12th के बाद कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं वहाँ आप लोग को देखने को मिल सकता है हिंसबर्ग का सेटी प्रिंसिपल, लाइक जेई नीट वगैरह के एग्जाम पे हिंसबर्ग का जेटी प्रिंसिपल मिल सकता है, और 12th में तो है ये, और बीएससी में भी आपको देखने को मिलेगा। In 1927, German scientist Heisenberg gave an important principle known as uncertainty principle. 1927 में एक जर्मन साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग नाम के एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अपना अनसर्टेन प्रिंसिपल दिया। कब दिया, 1927 में। तो उनका जो प्रिंसिपल है वो क्या स्टेट करता है, देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन सिमिलरली बोथ द पोजिशन एंड द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो उनके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये इम्पॉसिबल है निकालना कि दोनों की पोजीशन, वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन दोनों की पोजीशन निकालना इम्पॉसिबल है। उनके जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि दोनों की जो पोजीशन निकालना है वो इम्पॉसिबल है। Let del x be the uncertainty in the determining its position and del p the uncertainty in determining its momentum at the same time. Then, according to Heisenberg principle, in case of electron, the product of uncertainty of velocity and position is proportional to Planck's constant and can never be less than h upon 2 pi. ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। Del x dot del p is greater than is equal to h upon 2 pi. Del x dot m del p is greater than is equal to h upon 2 pi. del p is equal to m del x. सॉरी, यहाँ पे p नहीं, यहाँ पे x आना चाहिए था, यहाँ पे p आ रखा है, प्रिंट गलत हो रखा है। क्योंकि जो del p है, del p की वैल्यू हो गई m del x, तो यहाँ पे हमने del p को हटा के m del x की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। ठीक है, यहाँ पे गलत प्रिंट हो रखा है, तो ये होगा del x डॉट m del x। इतना क्लियर है। Thus, it is clear that certainty about velocity involves complete uncertainty about position and vice versa. In order to know the exact position and wavelength is made very small, the velocity of electron becomes very large, which is difficult to determine correctly. On the other hand, if a large wavelength is considered, then velocity becomes slow, which can be determined accurately. But location of electron becomes more uncertain. In other words, the electron cannot be localized without giving it a high momentum. For larger particles, uncertainty principle has no significance. आगे चलते हैं। The physical concept of uncertainty principle will become clear if we try to know the position and velocity of the electron simultaneously. अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का the physical concept of uncertainty become clear if we try to know the position and velocity of the electron simultaneously. यानी कि इस जो प्रिंसिपल है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमको नहीं मिलेगा अगर हम उसकी पोजीशन निकाला जाए, वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन की हमें पोजीशन चाहिए तो हम इस प्रिंसिपल के हेल्प से निकाल सकते। पहले हमने पढ़ा था कि ये इम्पॉसिबल है दोनों की हमें पोजीशन निकालना, वेलोसिटी और मूविंग इलेक्ट्रॉन की। ठीक है,
we would have to construct a super microscope in order to locate the position of an electron. अगर हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालें तो हमें एक सुपर माइक्रोस्कोप की हेल्प पड़ेगी, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता कर सकते हैं. If a matter is able to reflect from its surface the electromagnetic radiation of any wavelength, then it is supposed to have been seen. In order to know the position of an electron, we have to use X-rays and gamma rays. अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालनी है तो हमें एक्सरे और गामा रे का यूज़ करना पड़ेगा. उसके हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता कर सकते हैं. अभी हमें सुपर माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा, तब हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता कर सकते हैं. बिकॉज हाई एनर्जी सर्च फोटॉन्स ऑन कॉन्टैक्ट विद एन इलेक्ट्रॉन वुड चेंज इट्स वेलोसिटी. क्योंकि जब हाई एनर्जी किसी फोटोन में पड़ेगी तो उसकी कॉन्टैक्ट से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होगी चेंज हो जाएगी. Thus an assembly is introduced in the determination in the position of an electron. It is therefore impossible to determine the correct position of a moving electron. ये impossible है कि किसी भी moving electron की हम correct position पता कर सकें. ये मतलब एक तरीके से नामुमकिन है कि हम किसी भी moving electron की position पता करें. ये जो प्रिंसिपल है अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वो ऐसा कह रही है कि किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करना एक तरीके से इम्पॉसिबल है. It is thus clear that the Bohr's hypothesis that the electrons are moving with a definite velocity in closed orbitals is not correct. आगे इसका कैलकुलेशन देखते हैं. कैलकुलेशन ऑफ ascendity of velocity. ठीक है. del x dot del p is greater than is equal to h upon 4 pi. तो यहाँ पे p की जगह हमने del x dot m del v कर लिया है. is greater than equal to h upon 4 pi. del v is greater than is equal to h upon 4 pi into del x dot m. del x dot m इधर आ गया, जो हमारा इधर था, इसका प्लेस हमने इधर चेंज कर दिया. यहाँ पे हमारा लगे खाली डेल वी. डेल वी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू वैल्यूज रख दी सबकी, और हमारे पास लास्ट की आंसर आएगा 5.79 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर इनवर्स पर सेकेंड. आगे चलते हैं. अगला है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल पे. According to Bohr, electron revolves around the nucleus in a definite orbital. बोर के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस जो है वो एक डेफिनेट ऑर्बिट पे ही राउंड करता है. इट हैज़ डेफिनेट एनर्जी. उसकी जो एनर्जी होती है वो डेफिनेट होती है, यानी कि एक जो बोर के अनुसार जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका जो न्यूक्लियस है वो उसका एक डेफिनेट ऑर्बिट होता है और उसमें एक डेफिनेट एनर्जी होती है. बट अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन टू हैव ए डेफिनेट पाथ. लेकिन हाइजेनबर्ग के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन का एक डेफिनेट पाथ होना इज़ इम्पॉसिबल. और वो बोर है वो कह रहे हैं कि उसका एक डेफिनेट पाथ होगा इलेक्ट्रॉन का, बट हाइजेनबर्ग के अनुसार है कि इलेक्ट्रॉन का डेफिनेट पाथ होना इम्पॉसिबल है. ठीक है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द करेक्ट पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. हाइजेनबर्ग के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन की करेक्ट पोजिशन और वेलोसिटी निकालना इज इम्पॉसिबल, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस कैन बी एस्टिमेटेड. हाँ, बट न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना ये हो सकता है, यानी कि एस्टिमेट है कि उसके अराउंड हम न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं, बट उसकी वेलोसिटी और उसका पोजीशन पता करना इज लाइक टू बी इम्पॉसिबल. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ orbit was proposed by Bohr and the concept of orbit come into existence due to Heisenberg uncertainty principle. तो जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था वो बोर ने प्रपोज किया, लेकिन वो एक्सिस्टेंस में तब आया जब हाइजेनबर्ग ने अपना प्रिंसिपल दिया. सो ऑर्बिटल कैन बी डिफाइंड एज, तो ऑर्बिटल को हम डिफाइन कर सकते हैं द रीजन इन 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एन ऑर्बिट. ठीक है. एक 3 डायमेंशनल स्पेस में द रीजन इन 3 डायमेंशनल स्पेस राउंड द न्यूक्लियस, एक जो न्यूक्लियस है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में राउंड होता है. वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन ऑर्बिट. जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, वो क्या कहलाएगा हमारा ऑर्बिटल. इन हाइड्रोजन एटम ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट विद न्यूक्लियस. हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स राउंड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के राउंड में रिवॉल्व होता है. इट मीन्स दैट इट हैज़ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस रीजन. इसका मतलब है कि उस रीजन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है. हैंस इट इज़ ऑर्बिटल ऑफ एच एटम, और इसमें हाइड्रोजन एटम की
इसमें हाइड्रोजन भी ऑर्बिटल हो सकता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज गिवन इन फिगर, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसमें एक ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल है, ये यहाँ पे फिगर में आपको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। फॉर ईच इलेक्ट्रॉन एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम इज डेफिनाइट, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम डेफिनाइट होता है। विद द चेंज ऑफ ऑर्बिटल द एनर्जी ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज, ठीक है, बट द चेंज ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, यानी कि ऑर्बिटल के लिए एनर्जी और मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, बट एनर्जी और मोमेंटम का चेंज क्वांटिटाइज किया जा सकता है। Distinction between matter wave and electromagnetic wave. It should be carefully noted that matter waves are distinctly different from electromagnetic waves. Matter wave जो है वो electromagnetic wave से पूरी तरीके से different होती हैं। The speed of these waves is not the same as that of light. इन waves की speed light के speed के बराबर नहीं होती है। It is understandably less. इनकी speed less होती है। The waves cannot be radiated in empty space. और ये waves empty space में नहीं radiate की जा सकती हैं। They are not certainly emitted by the particle under consideration. They are simple associated with it. The wavelength of matter waves are generally very small as compared to the wavelength of electromagnetic waves. ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स और क्वांटम नंबर। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्वांटम नंबर एंड सब कुछ देखने को मिलेगा। क्वांटम नंबर हमारा 11th-12th BSc में मिल जाएगा, और अगर आप MSc में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेते हैं तो वहाँ भी आप लोग को मिल जाएगा क्वांटम नंबर वगैरह। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।